सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड रनर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के एमसीक्यू सीरीज में। बेसिकली द टाइटल इज एमसीक्यू धमाका एंड ये हमारा चौथा पार्ट है। हमने इससे पहले 3 पार्ट्स कवर किए जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चन हर एक पार्ट में देखा था। एंड वो जो 20 क्वेश्चन थे वो एक प्रकार के नहीं थे, अलग अलग कैटेगरी के थे। वन लाइनर्स भी थे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी थे, मैप बेस्ड भी थे, सोर्स बेस्ड भी थे, असर्शन रीजन वाले भी थे, इमेज बेस्ड भी थे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड भी थे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर डायरेक्ट ये चौथी वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें। तीनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तीनों को कवर करने के बाद आप चौथे पार्ट पे आए। सो हेयर वी हैव द 4th पार्ट ऑफ एमसीक्यू धमाका सीरीज। शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। लेवल 1 जैसा आप सभी को पता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं एंड ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, वन लाइनर एमसीक्यूज, जिनमें एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर आपको देना होता है, बेसिकली सेलेक्ट करना होता है। सो अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिया है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 61st क्वेश्चन। तो 61वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यूज कर रहे थे उसमें हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन तक देख लिया था, फॉरेन ट्रेड तक देख लिया था। अभी सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में देखेंगे एंड एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। फिर एक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कवरी को देखेंगे एंड कैसे कैसे मुश्किलात आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ों को डिसाइफर करने में, इंटरप्रेट करने में। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये जो 61वां नंबर क्वेश्चन है दैट बेसिकली से कि द अप्रॉक्स नंबर ऑफ एस्टिमेटेड साइंस इन हड़प्पन स्क्रिप्ट आर, कि हड़प्पन लिपि में हमने देखा था कि जो ये हड़प्पन लिपि है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया। सो इस लिपि में अनुमानित चिन्ह कितने हैं? अल्फाबेट नहीं थे, चिन्ह बहुत सारे थे। तो टोटल कुल मिला के कितने चिन्ह हैं, उनका जवाब आपको देना। ये अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। क्या स्क्रिप्ट में टोटल साइंस की संख्या 300 थी या 400 थी या 200 थी या 1000 थी? कमेंट बॉक्स खुला हुआ, वीडियो को पॉज करें एंड बहुत विचार करके चीज़ों को ध्यान में रख के मेमोरी पे थोड़ा जोर डाल के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझा दें कि जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 11th क्लास हिस्ट्री में, राइटिंग एंड सिटी लाइफ में, मेसोपोटामिया के यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में, तो वहाँ भी हमने देखा था कि वहाँ भी कोई अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं होता था, कॉन्सोनेंट या वोवेल टाइप। वहाँ पे भी वो लोग साइंस ही यूज़ करते थे। तो जो साइंस होते थे, चिन्ह होते थे, वहाँ पे तकरीबन संख्या जो थी 600 से 1000 के बीच। लेकिन वहाँ पे फ़ायदा क्या था कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को ना लास्ट तक आते आते आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइफर करना सीख लिया था। तो बहुत सारी जानकारी हमें मेसोपोटामिया के बारे में उन्हीं स्क्रिप्ट को पढ़ के पता चलती है। लेकिन हड़प्पन लिपि के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक हमने इसको डिसाइफर करना नहीं सीखा है। तो जितने भी ये साइंस है वो हमारे लिए अभी तक अजूबे हैं, बहुत ही स्ट्रेंजर की तरह। एंड द टोटल नंबर ऑफ साइंस इन हड़प्पन स्क्रिप्ट्स आर अप्रोक्सीमेटली 400, 375 से 400 के बीच। तो हेयर वी हैव यूज द वर्ड अप्रोक्सीमेट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक करना पड़ेगा 400, ना तो 300 है, ना तो 200, ना 1000 है। तो 400 इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ साइंस दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड टिल डेट, जितना उन्होंने अभी तक पता किया है। आगे और ज़्यादा एक्सकवेशन हो तो और ज़्यादा हो सकता है, नए नए साइंस से इनका मुकाबला हो, इनका सामना हो। तो अभी तक जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 375 से 400 साइंस हुआ करते थे पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये भी अगेन एक हड़प्पन लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज प्रोबेबली डेटेड फ्रॉम डैश टू डैश। ये ना हड़प्पन स्क्रिप्ट की स्टाइल ऑफ राइटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे लिखी जाती थी, किधर से किधर, क्या अप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम टू अप, या दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। बाएं से दाएं जैसा हम लोग कैसा लिखते हैं, जब भी हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं हो गए। एंड दाएं से बाएं लाइक जब आप उर्दू लिखेंगे या अरबिक लिखेंगे तो वो दाएं से बाएं लिखते हैं। तो हड़प्पन लिपि कैसे लिखी जाती थी, बॉटम से नीचे, मतलब बॉटम टू अप टू बॉटम, या लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अगेन वीडियो पॉज करें एंड कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें जवाब दें। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब बात करते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट का ना एक मुजाहरा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमें पता कैसे चला कि भाई हड़प्पन स्क्रिप्ट की स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे थी, कैसे वो लोग लिखते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्स हमें मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, वो सील्स हैं। सील्स आर बेसिकली द टूल्स दैट वर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस और आइडेंटिटी पर्पस। इसके बारे में आगे तफसील से डिस्कशन करेंगे सील्स के बारे में। सील्स आप बेसिकली समझे एक मोहर टाइप की लगा दी जाती थी जिसमें हमने ये लिख दिया है कि ये कहाँ की, ये सामान कहाँ से आया है, एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रहती थी। तो सील्स में आप देखेंगे तो एक जानवर होता था जिसको मोटिव कहा गया है, एंड एक हमारे पास स्क्रिप्ट होती थी।
एंड ये जो स्क्रिप्ट है ना, यही हमारे पास सील्स में जो चीज़ें लिखी गई है, क्योंकि हड़प्पन्स ने कोई ऑफिशियल टेक्स्ट नहीं लिखा था। जैसे वैदिक एरा में जब हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद लिखे जाते हैं बाद में, या अथर्ववेद लिखे जाएंगे, या उपनिषदों का निर्माण होगा, आर्यनेकों का निर्माण होगा, ऐसी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं थी। तो जो भी स्क्रिप्ट के हमें विशेष मिला वो उनके सील्स को देख के, या कोई ज्वेलरी पे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, या कहीं हड़प्पन जाड़ पे स्क्रिप्ट लिखा है, किसी पत्थर पे लिखा है, तो हमें पता चला। मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव फाउंड वॉज कार्व्ड आउट ऑन द सील्स, जो सील्स पे लिखे गए थे। तो हमने सील्स पे जब स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो व्हाट दे फाउंड बेसिकली, उनको ऐसा लगा कि जो हड़प्पन्स थे वो शायद दाएं से बाएं लिखते थे। शायद दाएं से बाएं इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि सील्स में हमने ये देखा है कि वो लोग दाएं से शुरू करते हैं एंड लेटर्स के बीच गैप बहुत होता है, लेकिन बाएं तरफ आके फिर कंजस्टेड हो जाता है। जैसा आप इस सील में तो नहीं, बट बहुत सारे सील्स में देखेंगे तो दाएं से बाएं जब आप लिखेंगे, जैसे लेट सपोज मेरा नाम है सुधांशु, तो इंग्लिश स्क्रिप्ट में जो चीज़ें हैं वो ऐसी लिखी जाएंगी। एंड अगर इफ़ आई हैव टू राइट माई नेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो ऐसा कुछ होगा, SUDHANSHU, ठीक है, ऐसा कुछ नाम होगा। एंड ये जो नाम है आप खुद समझो, इतना मेरे पास स्पेस है, ठीक है, इतना स्पेस है। तो इफ़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो शुरू में तो सभी ज़्यादा स्पेस ही लेंगे, फिर लास्ट में पता चलेगा अच्छा इतना ही लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको और कंजस्टेड बनाते जाएंगे। यही हड़प्पन्स भी कर देते हैं। जब वो राइट टू लेफ्ट अगर वो लिखते होंगे, ऐसे ही तो पता चला ना। हमने देखा कि शुरुआत में जो ये स्क्रिप्ट है उनके जो साइंस है वो बहुत अच्छी खासी दूरी पे लिखे गए, लेकिन लास्ट में जब वो जैसे जैसे बाईं तरफ आते थे वैसे वैसे वो और कंजस्टेड होता गया और कंसंट्रेटेड होता गया। तो इन दैट वे द आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेटेड कि प्रोबेबली ये जो स्क्रिप्ट है वो दाएं से बाएं लिखी जाती होगी, क्योंकि सील्स क्या, हमने पत्थर काट लिया, अब जितना साइज है पत्थर का उतनी जगह में लिखना है। तो इसलिए जब वो शुरू करते होंगे दाईं तरफ से तो ज़्यादा जगह छोड़ते होंगे, फिर धीरे धीरे जब चीज़ें उनको उतने में फिट करनी है तो फिर वो कंजस्टेड मैनर में, कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में चीज़ों को लिखते होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे मैंने शुरू किया सुधांशु लिखना, एंड जब शुरू किया तो दाईं तरफ से तो अच्छा खासा स्पेस दिया जा रहा था हर एक लेटर के बीच, लेकिन जब लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है एंड लिखना बहुत है, तो अभी हमें ना क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड करना पड़ेगा अपनी राइटिंग्स को। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हड़प्पन्स प्रोबेबली राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ देखा, सील्स में। एंड सील्स में हमने देखा है कि दाहिनी तरफ जो साइंस लिखे गए वो अच्छे खासे बीच में गैप है उनका, लेकिन जैसे जैसे वो बाईं तरफ आ रहा है वैसे वैसे वो गैप कम होता जा रहा है एंड दे आर गेटिंग कंजस्टेड और कंसंट्रेटेड। तो इन दैट वे वी कैन सी कि हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज प्रोबेबली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसा आजकल के ज़माने में उर्दू या अरबिक वगैरह हम लोग लिखते हैं। उसके बाद होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट कौन सबसे पहला सोर्स की भाई स्क्रिप्ट हमें सबसे ज़्यादा मिला कहाँ से, कोई टेक्स्ट तो उन्होंने लिखा नहीं है, तो स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा सोर्स है सील्स, जो उनकी मोहरें थी उनमें इतना ज़्यादा उन्होंने लिखा है चीज़ों को एंड अलग अलग साइंस यूज़ किए हैं। तो वहाँ से हमें स्क्रिप्ट के बारे में बहुत बड़ा एक आप कह लो तो खजाना मिलता है कि वहाँ से पता किया जाए स्क्रिप्ट के बारे में। तो अब आगे चलते हैं 63वें क्वेश्चन के ऊपर। सो द 63rd नंबर क्वेश्चन इज कि द नेम प्रीस्ट किंग वाज डिराइव्ड फ्रॉम। प्रीस्ट किंग आपने शब्द सुना होगा, पुरोहित राजा। जब आपने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन रूल करता था, वहाँ पे इस टर्म का जिक्र आया था। तो द नेम प्रीस्ट किंग वाज डिराइव्ड फ्रॉम किस सिविलाइजेशन से इस टर्म को लिया गया था? तो क्या चाइनीज सिविलाइजेशन से लिया गया था, या मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिया गया था, या मिस्र की सभ्यता से लिया गया था, या इन तीनों में से कहीं की भी सभ्यता से नहीं लिया गया था? तो आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। बहुत सोच समझ के आपको रिप्लाई देना है, चीज़ों को पहले फिल्टर आउट करें, वीडियो पॉज करें एंड विचार करके इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब एक के बाद एक करके हम क्या करते हैं ना, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना शुरू करते हैं, एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने जब पिछले वीडियो में फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था, तो व्हाट वी हैव सीन कि ओमान से इनका फॉरेन ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया से होता था, मतलब उसके दौरान जितने भी सिविलाइजेशन आते थे, मेसोपोटामिया में नीचे बेबीलोनियंस थे, ऊपर एकेडियंस थे, मेसोपोटामिया ऑल ओवर द मेसोपोटामिया इनका ट्रेड होता था। इसके अलावा इनका बहरीन से ट्रेड होता था। हमने उस वीडियो में ये बहुत साफ तौर पे आपको बताया था कि कहीं भी अभी तक हमें ऐसा विशेष नहीं मिला है कि हड़प्पन्स के डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन से चाइना के साथ या इजिप्ट के साथ। जब चाइना और इजिप्ट के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे ही नहीं, तो औपचारिक संबंध भी नहीं होंगे, ऑफिशियल संबंध भी नहीं होंगे। एंड जब कोई संबंध ही नहीं है तो चीनी सभ्यता से कैसे नाम लिया जाएगा, या मिस्र की सभ्यता का नाम कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग?
तो चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन दोनों को हमने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया। अब बचता या तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या हमारा ऑप्शन डी सही होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों में से किसी भी सिविलाइजेशन से प्रिस्ट किंग का जो टर्म है वो नहीं लिया गया। तो आपने जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, बार बार देखिए जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे ना तो उस चैप्टर को रेफर किया ही जाएगा। एंड उस चैप्टर की वीडियो हमने बना के पहले ही डाल दी है, बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है वीडियो, आप ज़रूर जाके देखें, तकरीबन 1000 व्यूज़ पे होने वाले हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि वो लोग ना एंशियंट टेम्पल्स बनाना शुरू करते हैं। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जो उस टेम्पल्स के पुजारी होते हैं उनके पास पावर एक्यूमुलेट होनी शुरू होती है एंड वो फिर पूरे ट्राइब पे रूल करना शुरू करते हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया था प्रिस्ट किंग का, यानी कि पावर उस जमाने में किसके पास होती थी, जो रिलीजियस हेड होता था, दैट इज अ सिनेरियो, या अगर जिसके पास पावर है वो खुद ब खुद रिलीजियस हेड बन जाता था, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो प्रिस्ट किंग का जो टर्म है वो मेसोपोटामिया से लिया गया। जब लोगों ने इस मूर्ति को देखा, ये मूर्ति बहुत खास तौर पे बनवाई गई होगी क्योंकि ऐसी मूर्ति हमें कहीं नहीं मिली है कि भाई एक आदमी है जिसको खास तौर पे सजाया गया। आप देखें तो ये जो काश्तकारी करी गई है उसके कपड़ों के ऊपर एंड दाढ़ी उसकी बहुत बढ़िया से बनाई गई है, तो इससे लगता है कि ये कोई खास ओहदे वाला आदमी होगा, शायद हो सकता है बहुत एलीट आदमी हो। लेकिन ऐसे एलीट आदमियों की हमारे पास जो मूर्तियाँ वो एक ही है, इसके अलावा कोई हमने एलीट आदमी की मूर्ति नहीं देखी है। तो प्रोबेबली लोग ये अनुमान लगाते हैं। एंड ये मूर्ति कहाँ से मिली है, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, तो वो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो प्रिस्ट किंग की मूर्ति है जब हमें मिली, जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये मूर्ति मिली, तो देन होता क्या है कि जब मेसोपोटामिया का जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन हो रहा था, साथ ही साथ हड़प्पा का भी हो रहा था। तो जब 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस करता है चीज़ों को, उसके बाद मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन में चीज़ों को कनेक्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन थे। इसी सिलसिले में 1927 के दौरान ये मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति बहुत बाद में मिली थी 1927 के दौरान। तब जब ये मूर्ति मिली तो वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ठीक कनेक्शन बैठाना शुरू किया मेसोपोटामिया के साथ कि भाई हमने वहाँ क्या पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर में जब आपने मेथड पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं, पास्ट की चीज़ों को समझने के लिए वो फ्यूचर की चीज़ों को एनालाइज करते हैं। लेट सपोज उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कुछ देखा एंड उसको रेफर करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों को जानने के लिए। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कब लिखे गए आपके लिए, तो फर्स्ट मिलेनियम BC में या फर्स्ट मिलेनियम CE में। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन तो उससे 2000 साल पहले आगे खत्म भी हो चुका है। तो ये तो पास्ट की चीज़ है एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो है वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंपेरेटिवली फ्यूचर की चीज़ है। तो वो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की चीज़ जो उन्होंने देखी है उससे पीछे जाके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आप ना लंदन जाते हैं एंड आपने वहाँ पे एक ऐसी गाड़ी देखी जिसके 4 चक्के हैं लेकिन बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर है, ड्राम टाइप का स्ट्रक्चर है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ऐसी हर एक टाइप की गाड़ियों की तस्वीर आएगी जिसमें 4 चक्के होते हैं। क्योंकि आपका दिमाग कैसे काम करता है, हम किसी भी नई चीज़ को देखते हैं तो हम उसको पुरानी चीज़ों से, हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह। लेट सपोज जब आप Ctrl F डाल के किसी भी PDF में कुछ सर्च करते हैं या किसी फाइल को सर्च करते हैं, तो हमने किसी फाइल का नाम मान लेते हैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स रखा, तो व्हेन आई विल टाइप BRI तो मेरे पास रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगा। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स कंप्यूटर के लिए स्ट्रेंज है, बहुत नया है, लेकिन ब्रिक्स BRI कंप्यूटर के लिए बहुत नया है, लेकिन ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स से एक फाइल ऑलरेडी वहाँ सेव्ड है। तो जब BRI टाइप होगा तो वो सीधी हमें ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के रिकमेंडेशन देगा कि भाई इससे रिलेटेड कुछ चीज़ है तुम्हारे दिमाग में। तो जब हमने लंदन में ये 4 पहिए की गाड़ी को देखा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, भाई सी एक गाड़ी भी हो सकती है, कार हो सकता है, ये कार का शायद कोई ब्रांड हो। तो ऐसे ही जब ये मूर्ति मिली इन्हें तो इन्होंने सोचा कि ये शायद मेसोपोटामिया से रिलेटेड हो, क्योंकि ये जो तस्वीरें हमें लग रही है कि यहाँ पे किसी आदमी ने ये जो चोगा पहना है ये किसी रिलीजियस हेड की लग रही है। एंड मेसोपोटामिया में तभी ये पता चल भी रहा था कि वहाँ के जो रिलीजियस हेड थे वही पूरी की पूरी शासन करते थे। तो ये जो पुरोहित राजा का कॉन्सेप्ट है, प्रिस्ट किंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता से निकाला है। एंड बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता है कि कैसे मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच कनेक्शंस को ढूंढा जाए ताकि चीज़ों को पता चल सके। अभी भी जो हड़प्पन बहुत सारे एक्सकवेशन किए जाते हैं हड़प्पा साइट्स के, तो वहाँ पे जितने भी हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं उनकी एक बार कंपेरेटिवली रिसर्च जरूर होती है। एक कंपेरेटिव रिसर्च होती है मेसोपोटामिया में जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे रिलेटेड, ताकि क्योंकि हमारे पास हड़प्पा के तो स्क्रिप्ट हमने अभी तक पढ़ना सीखा नहीं है, तो हमारे पास जानकारी कहाँ से आएगी। जो भी जानकारी है वो हमने एविडेंस को एनालाइज कर करके ही किया, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी हमें मेसोपोटामिया पे निर्भर रहना पड़ता है। सो द टर्म प्रिस्ट किंग वॉज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता का बहुत प्रगाढ़, बहुत ही ठोस कनेक्शन। उसके बाद आगे आता है 64वें क्वेश्चन को देखते हैं, विच स्टोन वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग वेट्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। कि हड़प्पा सभ्यता में भाट बनाने के लिए, भाट मतलब जिससे वजन करते तौलते हैं, आज के ज़माने में शायद वो क्यूबिकल नहीं, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है।
तो हड़प्पा सभ्यता में बाट बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो क्या वो क्रिस्टल था या जैस्पर था या चर्ट था या लाइमस्टोन था? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना, वीडियो पॉज करके बहुत विचार करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में, या आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ एक एक करके एमसीक्यूज के जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करता है। सबसे पहले आप लाइमस्टोन को देखें। लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता जरूर था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन कैसे किया जाता था? इनके ना बड़े बड़े स्लैब्स बनाए जाते थे एंड इन स्लैब्स को वो लोग क्या करते थे, नालियों के ऊपर ढक देते थे कवरिंग्स के रूप में। आमतौर पे तो कवरिंग्स ईंटे की बनाई जाती थी। ईंटों से ढक दिया हमने नालियों को, ताकि जब साफ करना हो तो सीधे हम हटा के ईंटें साफ कर ले। लेकिन बहुत बार क्या होता था, बहुत जगहों पे हमें लाइमस्टोन के बड़े बड़े स्लैब्स मिले, तो उन स्लैब्स का प्रबल यही काम होता हो कि इससे क्या हो कि नाली को हम लोग एक लूज तरीके से ढक देंगे ताकि समय आने पर इसकी सफाई कराई जा सके। तो लाइमस्टोन वॉज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन बट नॉट फॉर मेकिंग वेट्स, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। जैस्पर और क्रिस्टल जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में काम आते थे, बहुत अलग अलग तरीके के शिल्प उत्पादन में काम आते थे। एंड बाट तो कोई शिल्प है नहीं, ऐसा तो कोई काम है नहीं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा तो बहुत बिकेगा। ये तो एक बार बनता है, एक्यूरेट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत लगे या ना लगे। तो क्रिस्टल और जैस्पर भी हमारे करेक्ट आंसर नहीं है। और करेक्ट आंसर वुड बी चर्ट। चर्ट एक खास प्रकार का स्टोन होता था, आप स्क्रीन पे उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। एंड इस चर्ट से ही बहुत सारे जो वेट्स है वो बनाए जाते थे। स्क्रीन पे अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेट की तस्वीर आ रही होगी, आप देखिए कि कैसे छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, फिर बड़े से बड़े टाइप के बाट बनाए जा रहे हैं। उनका ना बाइनरी एक रेशियो होता था, अगर उन्होंने 1 ग्राम का एक बाट बनाया तो अगला बाट वो लोग 2 ग्राम का बनाएंगे। अगर उस जमाने में ग्राम को एज ए यूनिट वो लोग फॉलो करते थे तो फिर 4 ग्राम का, फिर 8 ग्राम का, 16 ग्राम का, 32 ग्राम का, 64 ग्राम का, ऐसे करते करते वो लोग तकरीबन 12,800 ग्राम तक पहुंच जाते थे। अगर उन्होंने ग्राम को लिया, ग्राम की जगह यूनिट ही मान लें तो 12,800 यूनिट तक पहुंच जाते थे। एंड जब ये वैरायटी ऑफ इनके पास वाट होते थे, वेट्स होते थे, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। इन चीज़ों को नापने के लिए इनके पास ना मेटल स्केल हुआ करते थे, मेटल के तराजू, आप कह रहे तो कॉपर के तराजू हुआ करते थे। तो छोटे छोटे जैसे ज्वेलरीज हो गया या मनके हो गया, मोती वगैरह हो गया, इनको मापने के लिए वो लोग मेटल स्केल का उपयोग किया करते थे। तो दैट वाज इन द 64th नंबर क्वेश्चन। आज भी जब आप किसी रूरल इलाके में किसी सुनार के यहाँ जाएंगे, गोल्ड स्मिथ के यहाँ जाएंगे, तो उसके पास आज भी ना छोटी छोटी वो मेटल के स्केल्स होते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में ज़्यादा कुछ तो तौलना नहीं रहता है, बहुत एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मैनर में छोटी छोटी चीज़ों को तौलना रहता है। तो जो तराजू है वो बहुत सिंपल बनाया जाता है। तो दैट वाज इन द 64th नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, यही आप देख लें यहाँ पे वेट सिस्टम की कुछ तस्वीरें हैं। बहुत सारे वेट्स छोटे भी बनाए गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वेट्स भी बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर बहुत बड़े बड़े हड़प्पन जार को जिनमें लिक्विड भेजे जाने उनको अगर मापना है तो बड़े बड़े वेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। छोटी मोटी ज्वेलरी या मनके को नापना है तो हमें क्या छोटे छोटे वेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा ये हो गया, ये हो गया। सो आगे बढ़ते हैं, 65वें क्वेश्चन को देखते हैं। वाई द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल एनिग्मेटिक, की हड़प्पा की लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? सही कारण चुनें, सही कारण बताएं। अब इसमें आपको कॉमन सेंस यूज करना है, आपको बहुत कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए कहा जाता है रहस्यमयी। या इट हैड टू मेनी सिंबल्स, इसके 600 से 1000 सिंबल्स है इसलिए इसको रहस्यमयी किया जाता है। या इट रिसेंबल्स द हेरियोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट थी उससे ये मिलता जुलता है, कि इजिप्ट की हेरियोग्लिफिक स्क्रिप्ट से मिलता जुलता है, क्या इसलिए इसे एनिग्मेटिक कहते हैं। ये चौथा ऑप्शन है कि इट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक इसको हमने फिगर आउट नहीं करा। क्या ये कारण हो सकता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को रहस्यमयी कहा जाता है? वीडियो पॉज करें एंड बहुत सोच विचार के आप इसमें सारे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक हमारा सही आंसर होगा, बाकी जितने भी आंसर्स हैं ना उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो वीडियो पॉज करें एंड कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब बताएं। सबसे पहली चीज, अब शुरुआत करते, होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए ही बेहतर होगा। हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम तो ऐसे भी कोर्स बनाते रहेंगे, हम तो ऐसे भी एमसीक्यूज लाते रहेंगे हम लोग, लेकिन इट इज़ फॉर योर बेनिफिट कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एमसीक्यूज को अटेंड करें। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी करते हैं, आपको भी करना है। तो हड़प्पा की लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसको रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली बात, अगर इसे हम ये भी मान ले कि ये बाएं से दाएं लिखा जाता था इसलिए रहस्यमयी था, पहले इस फैक्ट को तो चेक कर ले, ये बाएं से दाएं लिखा जाता था या नहीं लिखा जाता था। सो द हड़प्पा स्क्रिप्ट हमने शुरू में ही देखा, वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ना कि बाएं से दाएं। तो ये स्टेटमेंट चाहे बढ़िया लॉजिक हो या ना हो, ये तो पहले डिस्कार्ड हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि इसमें बहुत ज़्यादा सिम्बॉल्स होते थे, बहुत ज़्यादा साइंस होते थे। तो हमने देखा था कि तकरीबन 400 के अप्रॉक्स साइंस होते थे एंड हमने यहाँ पे ऑप्शन में क्या डाला, 600 से 1000 साइंस, क्योंकि क्यूरिफॉर्म स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन में डिस्कार्ड हो गया। फिर अगेन इजिप्ट का जिक्र आता है, इजिप्ट से तो कोई कनेक्शन था ही नहीं वहाँ डायरेक्ट, तो हम लोग कैसे वहाँ के स्क्रिप्ट को अपनाएंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है।
देन ऑप्शन डी विल बी द अप्रोप्रिएट, कि अभी तक ये जो स्क्रिप्ट है इसको पढ़ा नहीं जा सका, डिसाइफर नहीं किया जा सका, इसीलिए इस लिपि को रहस्यमयी कहा जाता है। दैट इज व्हाई दिस हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक, इज कॉल्ड मिस्टीरियस। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे हड़प्पन स्क्रिप्ट के साइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे साइंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, वी हैव इंटरप्रेटेड द थिंग्स, बट ये चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं। नाउ कमिंग बैक टू द 66 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 66वें क्वेश्चन को देखते हैं। 65 क्वेश्चन तक आपने जो 5 क्वेश्चन वन लाइनर आए थे लेवल 1 के, होप कि आपने सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा एंड या तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें जवाब भेजा होगा। चैट बॉक्स में जितने भी प्रीमियर के वक्त देखते हैं वो जवाब दे दें, एंड अगर पॉसिबल है उनके लिए भी तो आई वुड इवन देन सजेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई दें, क्योंकि जब तक हमें आपके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीमियर में बहुत सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं बाद में, हम नहीं देख सकते कि आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो आप अगर चैट कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, आपने जो भी जवाब चैट बॉक्स में लिखा उसको ठीक आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि एक रिकॉर्ड मेरे सामने रहे कि भाई इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन यहाँ पे सही करे हैं, इसको यहाँ पे दिक्कत होती है, उस हिसाब से वी विल मेक द कॉन्टेंट्स। विच एनिमल हैज नॉट बीन यूज्ड एज मोटिफ इन हड़प्पन सील्स, की हड़प्पा की मोहरों में किस जानवर को आकृति के रूप में इस्तेमाल नहीं करा गया है। आपने सील्स देखा था, सील में 2 चीज़ें होती थी, एक स्क्रिप्ट लिखा होता था एंड एक हमारे पास मोटिफ होता था, एक चित्र होता था। तो किस जानवर का चित्रण किसी भी हड़प्पन सील में हमें देखने को नहीं मिलता है? क्या बुल का चित्रण नहीं करा गया किसी भी सील में? क्या घोड़े का नहीं करा गया? क्या यूनिकॉर्न का नहीं करा गया? क्या एलिफेंट का नहीं करा गया? होप कि आप जितने भी सील्स को अभी तक आपने पढ़ा इस चैप्टर में उसको एनालाइज करेंगे, देन यू विल सबमिट योर आंसर। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी है, जितना भी सील देखा, उसके अकॉर्डिंग 3 जानवर तो बहुत फ्रीक्वेंट है। एलिफेंट बहुत फ्रीक्वेंट है, बुल बहुत फ्रीक्वेंट है एंड यूनिकॉर्न बहुत फ्रीक्वेंट। इसके अलावा कहीं कहीं गोट का भी हमें सील मिला है, कहीं कहीं हमने टाइगर वाला सील भी देखा है, बट नेवर इन एनी हड़प्पन साइट हमें हॉर्स वाले सील मिले हैं। प्रोबेबली जो हॉर्स है वो वैदिक एरा में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। हड़प्पन शायद हॉर्स या डोंकी या एस वगैरह को नहीं जानते थे, तो घोड़े को जब ये जानते नहीं थे, घोड़े से अवगत ही नहीं थे, तो कैसे उनका जो इस्तेमाल है वो अपने सील्स में कर देंगे। एंड सील्स में जानवरों को इसलिए लिखा जाता था प्रोबेबली क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सकते थे, जो इलिटरेट होंगे, वो जानवर को देख के इस सील के अंदर की चीज़ का अनुमान लगा सके कि भाई ये कहाँ से आई होगी या इसमें क्या क्या चीज़ है। तो हॉर्स वॉज नेवर यूज्ड इन द हड़प्पन सील्स, अभी तक हमें जितने भी एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। कल के अगर अलग साइट को खोजा जाए, यहाँ पे केवल हॉर्स एंड डोंकीज वगैरह सील्स पे मेंशन किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद 67वें क्वेश्चन को देखते हैं। द 67th नंबर क्वेश्चन की डैश हैज नॉट बीन सजेस्टेड बाय हिस्टोरियंस एज अ रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की जितने भी रीजन हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन या पतन के पीछे इतिहासकारों ने दिए हैं, उनमें से कौन सा जो एक रीजन है वो उनके द्वारा नहीं सजेस्ट किया गया है। विच ऑफ दिस रीजन हैज नॉट बीन सजेस्टेड बाय द हिस्टोरियंस एज डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की क्या वनों की कटाई के कारण नहीं हुआ डिक्लाइन? क्या ये रीजन किसी हिस्टोरियन ने नहीं दिया है? क्या जलवायु परिवर्तन का रीजन किसी हिस्टोरियन ने नहीं दिया है? क्या परिदृश्य का अधिक उपयोग, यानी कि जहाँ पे वो लोग रहने लगे उसके लैंडस्केप को ओवर यूज कर लिया, पेड़ पौधों को काट दिया, पूरी तरीके से उर्वरकता फर्टिलिटी बर्बाद करके रख दी एंड अपने मवेशी को चढ़ा के जो मैदान थे उनको खाली कर दिया। तो क्या ये जो कारण है वो किसी हिस्टोरियन द्वारा नहीं बताया गया है? एंड क्या ये जो लास्ट वाला कारण है अर्थक्वेक, ये किसी हिस्टोरियन द्वारा नहीं बताया गया है? तो आपको अगेन बहुत सोच समझ के कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करें एंड देन डू रिप्लाई द कमेंट बॉक्स। होप कि आपने इस 67वें सवाल को अटेम्प्ट किया होगा। जब हम डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज देखते हैं, जब हम डिक्लिनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते हैं कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, तो वी सॉ कि 1900 BC के बाद से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन होगा, जो कि 1500-1400 BC तक आते आते पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका था। इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होगा, वैदिक सभ्यता। तो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो डिक्लिनेशन 1900 से 1920 से शुरू हुआ, उसके रीजंस बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कुछ कहते हैं कि वो लोग डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते थे, पेड़ों को बहुत काटते थे एग्रीकल्चर के लिए, एंड जब उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया तो क्या होता है ना, पेड़ मिट्टियों को बांध के रखती है एंड इससे कोई बाढ़ वगैरह आता है तो जल्दी से मिट्टी का कटाव नहीं होता। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप अगर बिना प्लान किए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो अगर बाढ़ के इलाके में कर रहा है पूरी तरीके से बिना रिसर्च किए, तो बाढ़ उस इलाके में बहुत आ सकता है, उस इलाके के जो मिट्टियाँ हैं उनको बहा के अपने साथ ले जा सकता है, तो जितने भी घर वगैरह है वो सब डूब सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन वाज टर्म्ड एज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के पीछे डिफॉरेस्टेशन को भी एक जिम्मेदार तरीका, जिम्मेदार कारण माना गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। देन द क्लाइमेट चेंज एंड ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ये भी अगेन एक ही चीज़ है कि जब वो लोग एक ही जगह पढ़ने लगे, दे गॉट एडजस्टेड विद द वेदर
एंड वहीं पे फिर वो मवेशियाँ भी चढ़ाते थे, खेती वगैरह भी करते थे। सो दिस इज बेसिकली द ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। आपके पास जो रिसोर्स है उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा, शोषण कर रहा है। जब आप शोषण करना शुरू कर देंगे तो कभी न कभी तो ऐसा आएगा कि इसका खात्मा होगा। तो जब इसका खात्मा हो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही खात्मा हो गया। क्लाइमेट चेंज भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत सब्सटैंशियल ठोस रीज़न है जिसको हड़प्पन हिस्टोरियंस बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइनेशन के पीछे, या आर्यन इन्वेजन की थ्योरी। लेकिन अर्थक्वेक का कहीं मेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, हमें तो कोई मलबा वगैरह भी नहीं मिला ऐसा कुछ। भूकंप का कोई बहुत बड़ा झटका आया होगा एंड पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो झटके में तबाह हो चुकी होगी। सो द अर्थक्वेक हैज़ नॉट बीन सजेस्टेड बाय द हिस्टोरियंस एज अ रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी हमने देखा, डिफॉरेस्टेशन तो उसके बारे में भी इतिहासकार आर्ग्यू कर रहा, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी कर रहा। इसके बाद आप कह रहे तो वो अच्छा, जितने भी कारण थे उसमें एक और कारण आप समझ लें, फेलियर ऑफ लीडरशिप। जितने भी आपने देखे हैं, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ड्राइंग ऑफ रिवर, मिसयूज ऑफ लैंडस्केप, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, उसमें आप जान लें फेलियर ऑफ लीडरशिप। एक नयन करके स्टूडेंट है हमारी, उन्होंने पूछा था बहुत दिनों पहले कि सर फेलियर ऑफ लीडरशिप कैसे कारण हो सकता है किसी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे। तो आप एक चीज़ बताइए कि ओवर यूज अगर किसी लैंडस्केप का हो रहा है तो वो कि ना बिना किसी अथॉरिटी के इरादे के थोड़ी ना हो जाएगा। ये अथॉरिटी इतनी ज़्यादा नासमझ थोड़ी ना है कि वो एनालाइज नहीं करेगी मेरे राज्य में क्या हो रहा है। तो अथॉरिटी के रहते भी अगर किसी लैंडस्केप का, किसी ज़मीन के टुकड़े को अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी, लीडर्स की जिम्मेदारी थी कि वो आगे आके इसको रोकते, ताकि ये जो सिविलाइजेशन का पतन है वो नहीं हो पाता। डिफॉरेस्टेशन अगेन अपने हित के लिए लोगों ने करा एंड अथॉरिटीज़ ने रोका भी नहीं। एंड डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, पानी की कमी, रिवर का सूखा, ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा करती हैं? क्लाइमेट चेंज की तरफ, जलवायु परिवर्तन की तरफ। तो इन तीनों ही चीज़ों पे हमारा अख्तियार था, हम लोग कुछ कर सकते थे। अगर हड़प्पन अथॉरिटी चाहती तो वो लोगों को मना कर सकती थी कि भाई एक ही जगह पे आप दुकानें लगाना बंद करो, पेड़ों को काटना बंद करो। इससे क्या होगा कि हमारे जो नस्लें हैं वो जल्दी तबाह हो जाएंगे, जो कि होता भी है। लेकिन अर्थक्वेक का हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि अर्थक्वेक शायद बहुत पहले पुराने आया होगा एंड उसने सारे ही सिविलाइजेशन को एक साथ खत्म करके रख दिया। इसके बाद 68वें क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की डैश इज द लेट हड़प्पन साइट। लेट हड़प्पन एरा शुरू हो जाएगा 1900 BC से एंड चलेगा तकरीबन 1500 BC तक, क्योंकि इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं महाजनपद और वैदिक एरा। पहले वैदिक एरा, उसमें ऋग्वैदिक एज, लेटर वैदिक एज एंड 600 BC से आप देखेंगे तो महाजनपद, अलग अलग 16 महाजनपद, उनके बारे में अगली चैप्टर में पढ़ना। तो डैश इज द अर्ली हड़प्पन साइट की क्या एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन आपके सामने 4, स्वात, अमरी, मांडा एंड कोरदिजी। स्वात, अमरी, मांडा एंड कोरदिजी। यहाँ पे आप अगर देखें मैप में हमने लोकेट भी करके रख दिया है। कोरदिजी आपका यहाँ पे पड़ता, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता, स्वात आपका ये जो इलाका है पंजाब से लगता है वहाँ पे पड़ता। तो ये जो स्वात है, इसके अलावा झूकड़ हो गया, लेट सिसवाल हो गया, ये सारे जो इलाके थे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते हैं। जैसा अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पॉपुलेशन थी वो डिस्पर्स थी। मोहनजोदड़ो में भी लोग रह रहे थे, शुद्धगागेंदोड़ में भी रह रहे थे, शोरतुगई में भी रह रहे थे, लोथल में भी रह रहे थे। लेकिन ये जो लेट हड़प्पन फेज है, इसके दौरान लोगों ने साथ में मिल खड़ना शुरू करा, तो सेटलमेंट्स की संख्या कम होगी। धीरे धीरे मोहनजोदड़ो को अबैंडन कर दिया गया, हड़प्पन को अबैंडन कर दिया गया एंड अल्टीमेटली दे गॉट सेटल्ड इन स्वात रीजन, दे गॉट सेटल्ड इन झूकड़ रीजन, सबसे ज़्यादा हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के पोर्शन पे। दैट वाज बेसिकली द आंसर कि हमारा आंसर क्या होगा। आवर आंसर विल बी द स्वात। स्वात एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है। बाकी अमरी हो या मंडल हो या कोरदिजी हो, ये सारे ही आपके मेच्योर हड़प्पा साइट है। सारे ही आपका जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में पीक पे थी उस जमाने में ये सब साइट फ्लरिश कर रहा था। सो अब आते हैं 69वें क्वेश्चन को देखते हैं। द 69th नंबर क्वेश्चन दैट वी हैव इज व्हिच हिस्टोरियन रिफ्यूटेड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हमने जब डिक्लाइन के कारणों को देखा तो हमने देखा कि बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि जंगलों को काटने से हुआ, इससे जो पेड़ की जड़ों की पकड़ मिट्टियों पर मजबूत रहती है वो कमज़ोर हुई एंड बाढ़ों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि कोई कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो गया। फिर हमने देखा कि अथॉरिटी जिम्मेदार है। तो इन सब रीज़न में एक आर्यन इन्वेजन की थ्योरी भी आई थी कि प्रोबेबली आर्यंस जो कैस्पियन सी के अराउंड रह रहे थे सेंट्रल एशिया में, वो वहाँ से माइग्रेट होके अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू इंडिया में आते हैं एंड चूँकि वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही आएंगे, नॉर्थ वेस्ट के थ्रू ही आएंगे, उत्तर पश्चिमी इलाके के थ्रू ही आएंगे, तो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू उनका सामना होता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों पे आक्रमण किया एंड इनकी पूरी नस्लों को तबाह करके रख दिया। सो अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग ऑफ रिवर, अपार्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ों के अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लारेशन के पीछे आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है।
लेकिन इस थ्योरी को जितना ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा लोग रिफ्यूट करते हैं, खंडन करते हैं। ऐसे ही हमारे एक इतिहासकार हैं इन चारों ऑप्शंस में से जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते, वो उसको डिसएग्री करते हैं। तो आपको नाम बता रहे कि कौन वो इतिहासकार है, जॉन मार्शल, जॉर्ज डेले, सेनरॉय या आर्यन वेलन। आपको अगेन वीडियो पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। जब आपने इंडस सिविलाइजेशन की टॉपिक को पढ़ा होगा उसके ठीक नीचे ना एक सोर्स है, उस सोर्स में जॉन मार्शल की भी चीज़ें दर्ज है, आर्यन व्हीलर की भी चीज़ें दर्ज है एंड जॉर्ज डेल की भी चीज़ें दर्ज है। जॉर्ज डेल हिस्टोरियन थे, जॉर्ज एच डेल नाम था शायद उनका। वो इस बात को कहते कि अगर मान लेते हैं बाकी इतिहासकार जो कह रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा, बाहर से लोग आके आक्रमण करते होंगे, लेकिन ये भी मान लिया जाए, चले हमने ये बिलीव कर लिया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन अब हमें ये बताओ कि हमने जब मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया, हड़प्पा को एक्सकेवेट किया, शौरतुगे को एक्सकेवेट किया, तो हमें कुछ ऐसे वेपन्स के निशान या घायल मुर्दों के निशान क्यों नहीं मिले? अगर लड़ाई हुई होगी तो बहुत भारी लड़ाई हुई होगी, तो उसके अवशेष क्यों नहीं मिल रहे, वेपन्स के अवशेष क्यों नहीं मिल रहे, गड़े हुए मुर्दों के अवशेष क्यों नहीं मिल रहे? तो इस थ्योरी को रिफ्यूट करते हैं हमारे जॉर्ज डेल। जॉर्ज डेल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। जॉन मार्शल ने चीज़ों को सामने रखा एंड जब वो लोग कहने लगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन प्रोबेबली आर्यंस के आने से हुआ, तो उसको जॉर्ज डेल रिफ्यूट करते, खंडित करते कि ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। तो इन चारों में से एकमात्र एक जॉर्ज डेल हैं जो इस आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को रिफ्यूट करते हैं, इसको खंडित करते हैं कि भाई ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें वेपन्स के अवशेष नहीं मिले, हमें गड़े हुए घायल लोगों के अवशेष नहीं मिले, हमें ऐसे लोगों के अवशेष मिले। जब हमने ग्रेवयार्ड्स को भी खोदा तो ऐसे लोग जिनकी समय साथ मृत्यु होगी, आकस्मिक नहीं, किसी वॉर के चलते नहीं। दैट वॉज इन द 69th नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, लेवल 1 का आखिरी क्वेश्चन 17th नंबर क्वेश्चन की। इन द लेट हड़प्पन फेज सेटलमेंट गॉट कंसंट्रेटेड इन, पड़ावर्ती हड़प्पन फेज जो है जो कि 1900 BC से 1500 BC तक चलता है। इस दौरान सेटलमेंट्स किस इलाके में ज़्यादातर कंसंट्रेटेड थे, यानी कि कंसंट्रेटेड थे, जमा थे एक तरफ। तो क्या वो इलाका साउथ इंडिया का था? क्या अर्ली हड़प्पन फेज से मेच्योर हड़प्पन फेज एंड मेच्योर हड़प्पन फेज से जब हड़प्पन से लेट हड़प्पन फेज में जाते हैं तो लोग साउथ इंडिया में इकट्ठा होना शुरू करते हैं, या पंजाब में इकट्ठा होना शुरू करते हैं, या मध्य प्रदेश में इकट्ठा होना शुरू करते हैं, या पश्चिमी यूपी में? इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। दिस इज द मैप ऑफ लेट हड़प्पन फेज। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 जगह पे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, एक गुजरात और राजस्थान में, ये राजस्थान का इलाका हो गया, एंड एक हमारा वेस्टर्न यूपी है। थोड़ा बहुत सिंध में भी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इस इलाके और इस इलाके के कंपेरेटिवली यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ना तो पंजाब का मेंशन है, ना ही पंजाब में सेटलमेंट्स कॉन्सेंट्रेटेड हुए। साउथ इंडिया में तो बात ही छोड़ दें, मध्य प्रदेश का भी कोई मेंशन नहीं है। तो अल्टीमेटली आवर आंसर विल बी वेस्टर्न यूपी, के वेस्टर्न यूपी में ही बहुत सारे लोग जाके माइग्रेट करते हैं। सो दैट वाज द सिनेरियो, दैट वाज द फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ लेवल 1 ऑफ 4th पार्ट ऑफ क्लास 12 एमसीक्यू सीरीज ब्रिक्स बीट्स बोन्स। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 को देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेवल 2। लेवल 2 में जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 71। 71वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हड़प्पा के वेट सिस्टम के संदर्भ में हड़प्पा के भार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सही है। करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सदर करना पड़ेगा हमेशा। पहला स्टेटमेंट की द वेट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड इन बाइनरी रेशियो, की जो वजन थे उनको द्विधारी अनुपात में मानकीकृत करा गया था। दूसरा स्टेटमेंट की देवर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप, की वो आमतौर पे गोलाकार होते थे, जैसा आपका टेनिस बॉल होता है, फुटबॉल होता है वैसा। देन देवर मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट, की वो चर्ट नाम के पत्थर से बनते थे। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शंस देखिए, क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्या केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्या पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला तीसरा दोनों सही है? कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करें एंड बहुत सोच समझ के रिप्लाई दें, या कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब आगे बढ़ते इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, 1 बाय 1 करके सारे ही कथनों को एनालाइज करते हैं। पहला कथन क्या है कि वजन सिस्टम जो था ना वो द्विधारी अनुपात में था, यानी कि एक वजन हमने अगर 1 ग्राम का बनाया तो उससे ठीक बड़ा वजन बनेगा 2 ग्राम का, या उससे ठीक बड़ा वजन बनेगा 4 ग्राम का, अगर ग्राम को उस जमाने की यूनिट माने तो, एंड उससे ठीक बड़ा वजन बनेगा 8 ग्राम का। तो ये चीज़ तो हमने देखी थी, वो लोग बाइनरी रेशियो पे ही हमेशा बनाते थे वेट्स को। तो हमने देखा था ना कि कैसे छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े चीज़ों को नाप आ जाता था। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट थोड़ा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट या तो बी होगा या सी हो, क्योंकि पहले स्टेटमेंट का जिक्र ना तो ऑप्शन बी में है ना ही सी में। तो 2 ऑप्शंस को हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। जैसे जैसे आप ऑप्शंस की सत्यता को जांच लें, ऑथेंटिसिटी को जांच लें, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज वो जो वेट्स होते थे वो गोलाकार होते थे, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि वेट्स जो है क्यूबिकल होते थे, घनाकार होते थे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द ऑप्शन सी विल बी डिस्कार्डेड नाउ टू।
ऑप्शन ए और बी तो पहले डिस्कार्ड हो चुके हैं, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, तो बचा क्या हमारे पास सही आंसर के रूप में ऑप्शन डी। तो हमने तीसरा ये स्टेटमेंट अभी पढ़ा भी नहीं है, फिर भी हमारे पास ये क्लियर है कि ऑप्शन डी आंसर होगा। तो इस हिसाब से जब आप शार्पली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं कि वो चर्ट नामक पत्थर से भरे होते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि हमने देखा था वेट जो बनाए जाते थे खास प्रकार से एक पत्थर आता था चर्ट नाम का, उससे बनते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं 72वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड नॉट बी टेकन एज अ साइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, यहाँ पे 4 कथन दिए जाएंगे, आपको बताने कि उन चारों कथन में से किस कथन को आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के साइन के रूप में नहीं दे सकते। पतन के साइन के रूप में एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आपने इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को देख रहे हो जो कि 2019 में सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें हमने क्या देखा, जब धोनी आउट हो जाते हैं या जडेजा आउट हो जाते हैं, दैट विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ कि अब हम मैच हार जाएंगे। एंड हुआ भी यही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, तो जब धोनी आउट होते हैं, जडेजा आउट होते हैं, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो ऐसे ही आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बता रहे कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो टर्निंग पॉइंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि दैट कैन बी कंसिडर्ड नॉट एज अ रीजन बट एज अ साइन कि ये संकेत है कि अब सिविलाइजेशन पतन में जा रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट की हड़प्पन लोकल से स्टैंडर्ड वेट सिस्टम की तरफ शिफ्ट होते हैं। पहले क्षेत्रीय वेट सिस्टम को फॉलो करते थे, फिर अब स्टैंडर्ड मानकीकृत वेट सिस्टम को फॉलो करने लगते हैं। क्या ये एक पतन का साइन था? फिर दूसरा डिसअपियरेंस ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स की पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत गायब होने लगती है। गायब मतलब नहीं कि विलुप्त होगी, बाकी बनाई नहीं जाने लगी। अब पब्लिक बिल्डिंग्स बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते। तो क्या ये एज अ साइन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? जिसको एज अ साइन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को हमें डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें किन स्टेटमेंट को चुनना है जो कि दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ साइन, कुड नॉट बी टेकन एज, वुड बी टेकन एज नहीं है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो कि साइन के रूप में हम लोग ले सकते हैं, उसको अपने आंसर में नहीं लेना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उन स्टेटमेंट्स को हमें चुनना है दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ साइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि जो कहीं से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन का संकेत नहीं देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट द एविडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट ब्लडी बैटल्स, के लगातार खूनी लड़ाइयां हो रही है एंड उनके सबूत मिल रहे हैं। चौथा स्टेटमेंट की द अबैंडनमेंट ऑफ मेजर मेच्योर हड़प्पा साइट की मेजॉरिटी अब जो मेच्योर हड़प्पा साइट्स थे, विकसित हड़प्पा साइट, उनको अब अबैंडन कर दिया जाने लगा, त्यागा जाने लगा। इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एज अ साइन हम लोग नहीं यूज कर सकते? नहीं, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग, नहीं यूज कर सकते। तो ऑप्शंस दिया गया, क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते, या पहला और तीसरा नहीं यूज कर सकते, या दूसरा और चौथा नहीं यूज कर सकते, या नन ऑफ द अबव, मतलब कोई नहीं यूज कर सकते। ठीक है, सारे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के साइन है, तभी ऐसा नन ऑफ द अबव, तब ऐसा हमारा नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आपको बहुत ही तफसील से, बहुत ही इंतजार करके इस क्वेश्चन को देखना है, देन हमें कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। तो होप कि आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा या चैट बॉक्स में जवाब दिया होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे दिया करें ताकि हमें ये प्रोग्रेस ट्रैक करने में सहूलियत हो। बाकी जो लोग प्रीमियर के वक्त देख रहे हो तो चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, बाकी जो प्रीमियर के बाद देख रहे हैं, इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद जब ये अपलोड हो चुकी है तब देख रहे हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन है कि आप कमेंट बॉक्स में ही करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड नॉट बी टेकन एज अ साइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि किस स्टेटमेंट को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन का संकेत नहीं मान सकते? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जब हड़प्पन ना स्थानीय वेट स्टैंडर्ड से, स्थानीय वेट सिस्टम से जब स्टैंडर्ड वेट सिस्टम की तरफ जाते हैं, ये पतन का कारण है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये पतन का कारण नहीं है, क्योंकि पतन का कारण क्या होता है? जब स्टैंडर्ड से लोकल की तरफ जाते हैं, ये तो लोकल से स्टैंडर्ड की तरफ यानी कि एडवांसमेंट हो रही है, तो कैसे ये पतन का साइन हो सकता है? तो दिस स्टेटमेंट कैन बी वन ऑफ द स्टेटमेंट जिसको कि ऑप्शन में आंसर में हमें यूज करना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ साइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, साइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि जब लोकल से स्टैंडर्ड की तरफ लोग मूव करते हैं तो ये तो एडवांसमेंट हुई ना। हुआ इसका ठीक उल्टा था। जब 1920 में डिक्लाइनेशन शुरू होता, पतन शुरू हुआ, तो लोग स्टैंडर्ड से लोकल वेट सिस्टम की तरफ आ गए। बहरीन के लोग हमारा स्टैंडर्ड वेट सिस्टम अपना रहे हैं एंड हम लोग अपने क्षेत्रीय वेट सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मोहजोदड़ो में या स्वात में या कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। कोई भी जो यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती थी अब नहीं है। तो जब लोग लोकल टू स्टैंडर्ड वेट सिस्टम को अपनाएंगे तो ये तो पतन का साइन हो ही नहीं सकता, ये तो एडवांसमेंट का साइन है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज वी आर हेयर टू आइडेंटिफाई द साइंस द स्टेटमेंट विच कुड नॉट बी यूज एज साइंस, जिसको हम साइंस के रूप में, साइंस मतलब संकेत के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र नहीं है। दूसरा और चौथा सी भी नहीं होगा, केवल दूसरा ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। हमने देखा यहाँ पे केवल पहले स्टेटमेंट को देखा, बाकी उसके बाद पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है उसको देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने
ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर चुन लिया। आपको भी ऐसा ही करना है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें आएंगी, आपको ना कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत कॉमन सेंस से। जैसे हमने आपको कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो स्क्रिप्ट मिली है उसको एनिग्मेटिक क्यों कहा जाता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि ये क्या है ये क्या है। हमने वहाँ पे बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन डाल दिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, क्या इसलिए उसको एनिग्मेटिक कहा गया? तो ये तो फैक्चुअली ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वो तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन कि इस स्टेटमेंट को एज अ साइन यूज नहीं किया जा सकता कि अब हड़प्पन सिविलाइजेशन पतन के कगार पे है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो पहला और तीसरा, पहला स्टेटमेंट का मेंशन केवल ऑप्शन बी में है, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। उसके अलावा भी देख लेते हैं। द सेकंड स्टेटमेंट इज द डिसअपियरेंस ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में एक संकेत देता है कि अब हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने पतन पे है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ्स स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बनाए जाते थे। जब आप लेट हड़प्पा साइट्स को एक्सकैवेट करेंगे तो वहाँ पे कोई भी पब्लिक स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा, द एविडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट ब्लडी बैटल्स की खूनी लड़ाइयाँ चारों तरफ हो रही है, इनके हमें सबूत मिल रहा है। तो खूनी लड़ाइयों के सबूत तो मिले ही नहीं है, अगर मिलते हैं तो जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है उसको तो सच माना जाता ना फिर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इससे हमें कहीं से संकेत नहीं मिलता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अब पतन पे है, तो इसको भी हमें यूज करना है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। तो हमने 1 और 3 स्टेटमेंट को लिया, यानी कि ब्लडी बैटल्स के कोई सबूत ही नहीं मिले, तो कहाँ से हम ऐसा पता लगाएं कि यहाँ से पतन की शुरुआत हुई, क्योंकि ना तो हमें कहीं वेपन्स के सबूत मिले हैं, ना ही किसी लड़ाके की मृत ग्रेव मिली है, कुछ भी नहीं मिला, ना ही हमें चैरियट मिला, हॉर्स मिला, कुछ भी नहीं मिला। चौथा, द अबैंडनमेंट ऑफ मेजर मैच्योर हड़प्पा साइट। ये एक्चुअली एक साइन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। जब बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ मैच्योर हड़प्पा साइट लाइक मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, यहाँ से क्या होता है ना, लेट हड़प्पन फेज में 1900 BC के बाद लोग माइग्रेट करना शुरू करते हैं। माइग्रेट करके वो लोग और अंदर जाएंगे, ईस्टर्न इलाके में जाएंगे, नीचे साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट करेंगे, साउथ इंडिया नहीं, वेस्ट इंडिया की तरफ, गुजरात एंड सिंध के इलाके में प्रोबेबली। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने केवल पहले स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दे दिया। अगर आप सभी स्टेटमेंट को पढ़ते फिर एनालाइज करते तो ज़्यादा टाइम लगता। ऐसे ही जैसे ही हमने स्टेटमेंट पढ़ा तुरंत हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, इसीलिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। आंसर तो आपको सब जगह मिल जाएगा, एंड दीज आर नॉट द टफ क्वेश्चंस, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है ये, तो सारे ही लोग आपको इसका आंसर बता देंगे। लेकिन हमारी कोशिश आज ब्लेड लर्नर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये रहती है कि आपको ना अप्रोच बताया जाए, ताकि आप भले ही आसान क्वेश्चन आए या भारी क्वेश्चन आए, आप तो सही मैनर में अटेम्प्ट कर सके। नाउ द 73rd नंबर क्वेश्चन, ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सील दी गई है, आपको बताना है, इस सील का जिक्र आपके एनसीईआरटी बुक में है, आपको बताना है कि ये जो सील है कहाँ से पाई गई है, वेयर दिस स्ट्रक्चर हैज बीन फाउंड, ये संरचना कहाँ पाई गई है। तो क्या ये जो संरचना कालीबंगन में पाई गई है, या बनावली में पाई गई है, या रोपड़ में पाई गई है, ये राखीगढ़ी में पाई गई है? आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज करके हमें जवाब देना है। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। सो दिस स्ट्रक्चर हैज बीन फाउंड इन रोपड़, रोपड़ में ये चीज़ मिली है। एंड लेट मी टेल यू कि जो बनावली एंड रोपड़ है ये मोस्ट रिसेंट हड़प्पा साइट है। बनावली, रोपड़ एंड राखीगढ़ी ये तीनों बहुत रिसेंटली डेवलप्ड हड़प्पन साइट है, इन पे भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, खासतौर पर रोपड़ एंड राखीगढ़ी पे तो बहुत काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में आपको देखने को मिले, जैसा बार बार मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि राखीगढ़ी प्रोबेबली हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट हो सकती है। कुछ सालों में आप ऐसा अनाउंसमेंट्स देखने को सुनने को मिलेगा आपको कि राखीगढ़ी इज नाउ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट विच वी हैव डिस्कवर्ड टिल डेट। अभी तक मोहनजोदड़ो है, लेकिन फ्यूचर में मे भी राखीगढ़ी उसको सरपास कर दे, उसको एक्सीड कर दे। तो रोपड़ विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद 74वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाला है। Which of the following statement about the seal of Harappan civilization is correct? सही है। सील के बारे में, मूरों के बारे में। पहला स्टेटमेंट कि सील जो है वो प्रेषक की पहचान होती थी, नॉट पाचन, पहचान। पहचान मतलब जो लोग भेज रहे हैं, आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। लेट्स सपोज हमने आपको डाक भेजा यहाँ से, तो इट विल बी माई आइडेंटिटी। एंड आज भी सील के तौर पे जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड्स, उसको लगाया जाता है। सो सील कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। सील का इस्तेमाल क्या होता था? सील का बेसिकली दो इस्तेमाल होता था, जो कि जब इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाएगा तब बताया जाएगा। बहरहाल अभी आप स्टेटमेंट्स को देखें। सील कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर्स एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नॉट यूज्ड इन सील्स, की सील्स में स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं होता था। एंड देन सील्स वेयर यूज्ड एज द सिक्योरिटी टूल इन फॉरेन ट्रेड, की फॉरेन ट्रेड करते वक्त विदेशी व्यापार में सील का उपयोग सुरक्षा उपकरण के तौर पर होता था। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको बताना है। क्या कि वो दूसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है? आपको बहुत सोच समझ के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ एक एक करके सारे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं, उससे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि सील जो है सेंडर की आइडेंटिटी को बताता था। तो सील्स का दो ही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक आइडेंटिटी पर्पस के लिए कि जैसा हमने आपको कुछ सामान भेजा है, सामान कुछ भी हो सकता है, एक कंसाइनमेंट हो सकता है जिसमें हमने ट्रेड के तहत बहुत सारी चीज़ें आपको भेजी है, या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये मेरी आइडेंटिटी को आपके तक पहुंचाएगा कि ये कहाँ से आई है, ये सुधांशु की तरफ से आपके पास आई है। उसके बाद ये आइडेंटिटी का एक साइन होता था। उसके अलावा सील्स वेर ऑल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस क्यों? क्योंकि अगर ब्लेड रनर की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट गया है एंड उस पर ब्लेड रनर की सील लगी हुई है, तो जब आपके पास गिफ्ट पहुंचे एंड जब आपने गिफ्ट को देखा तो उसमें सील ना कहीं से टूटी हुई है एंड ना ही उसके अंदर जो एडहेसिव यूज़ किया गया, एडहेसिव मतलब जो ग्लू यूज़ किया गया है वो नष्ट किया गया, तो आप क्या मानेंगे कि ये जो पार्सल मेरे पास पहुंचा है ये बिना किसी डिटोरिएशन के पहुंचा है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जैसा ब्लेड रनर की टीम से डिस्पैच हुआ था वैसा ही आपके पास पहुंचा है, जैसा ब्लेड रनर की ऑफिस से डिस्पैच हुआ वैसा ही आपके पास पहुंचा। तो दैट विल ऑल्सो बी एन इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी। अगर वो सील टूटा होता या वो जो एडहेसिव है, वो जो ग्लू है, वो आपको थोड़ा सा अल्टर मिलता, चेंज मिलता, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि इस पार्सल के अंदर जो भी चीज़ है शायद वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हो सकता है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो सील्स वेर ईदर यूज फॉर आइडेंटिटी पर्पस, आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ ब्लेड रनर के पास से आई है, एंड सिक्योरिटी पर्पस टू कि आपको ये भी पता चल जाए कि इसके साथ कोई छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है। सो सील्स कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज नॉट यूज इन सील्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सील्स में जैसा आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, हड़प्पन सील की, तो हड़प्पन सील में स्क्रिप्ट यूज़ किए जाते थे। वो जो ऊपर में मोटिव के ऊपर चीज़ें यूज़ की जा रही है तो स्क्रिप्ट ही है ना, मोटिव मतलब एनिमल के ऊपर जो साइंस यूज़ किया जा रहा है वो साइन क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट ही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में मेंशन है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। तो इसमें भी मेंशन है, इसको डिस्कार्ड करें, इसको डिस्कार्ड करें, इसको डिस्कार्ड करें। तो द ऑप्शन विच वी हैव लेफ्ट विथ इज ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड। हमने तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, हमें आंसर पता चल गया कि ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर है। क्योंकि स्टेटमेंट 2 अगर गलत है तो स्टेटमेंट 2 का जिक्र जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन गलत है। तो ABC तीनों ही ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 का जिक्र है, हमने इन तीनों को डिस्कार्ड कर दिया। नाउ ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंड तीसरे स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते तो वो तो हमने पहले ही बता दिया कि सील्स वेर ऑल्सो यूज्ड एज अ सिक्योरिटी टूल, कि भाई अगर सील्स के साथ छेड़खानी हुई है दैट मीन्स हमारा जो पार्सल है या तो उसमें से कुछ चीज़ चुरा ली गई है, या अगर उसमें कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट का जो राज है वो अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है। तो 74वां क्वेश्चन इस तरह का था, ये सील्स के ऊपर बेस्ड था। बेसिकली सील में दो चीज़ें होती थी, एक तो हमारे पास मोटिव होता था, मोटिव मतलब एक जानवर की आकृति होती थी, ये उन लोगों के लिए शायद बनाई जाती थी जो प्रोबेबली पढ़ लिख नहीं सकते होंगे। एक होती थी स्क्रिप्ट, ऊपर में मोटिव के ऊपर स्क्रिप्ट होती थी। सील्स यूजुअली जो पत्थरों के छोटे छोटे टैबलेट्स होते थे उन पर बनाए जाते थे। तो मोटिव एंड स्क्रिप्ट्स वेर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट, यानी कि इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, ऑफ द सील, एंड सील्स वेर इधर यूज फॉर आइडेंटिटी पर्पस और द सिक्योरिटी पर्पस। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। नाउ चलते हैं आगे 75वें क्वेश्चन की तरफ। 75वां क्वेश्चन अगेन हमारा एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये किसकी इमेज है ये तो आप सबको पता है, आपको पता नहीं कि ये इमेज कहाँ पे मिली है। हमने इसके बारे में भी बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ पे मिली एंड कब मिली थी वो भी बताना आपको। सो वेयर द स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड, क्या ये हड़प्पा में मिला है या लोथल में मिला या राखीगढ़ी में मिला या मोहनजोदड़ो में मिला, तो आपको हमें बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कब मिला है, कब मिला ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहाँ मिला ये हमें बताना। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से मिला होगा। बहुत एलीट स्ट्रक्चर है एंड जितनी भी एलीट चीज़ें वो कहाँ से मिली है आपने ऐसे अनुमान लगा। सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली वो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्सकवेशंस हुए हैं। एंड ऐसे जो एलीट चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलेंगी, ऑब्वियसली मोहनजोदड़ो से ही मिलेंगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। एंड कब मिली थी तो 1927 के अराउंड मिली थी, जब ये दयाराम सैनी और राखालदास बैनर्जी एक्सकवेट करके जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, हड़प्पा में भी एक्सकवेशन शुरू हो गया, मोहनजोदड़ो में भी राखालदास बैनर्जी के एक्सकवेट किए जाने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं एक्सकवेट करते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो उसी सिलसिले में ये जो प्रिस्ट किंग का स्ट्रक्चर है वो भी मिला था। तो दिस इज द 74th नंबर क्वेश्चन। उसके बाद नाउ लेट अस स्टार्ट द लेवल 3। हमने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन्स देख लिए, हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 3 जिसमें असर्शन रीजन होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज ऑफ मैप। एंड मैप में हम हर एक दिन कोशिश करते हैं अलग अलग हड़प्पा साइट को लोकेट किया जाए एंड ऐसे साइट्स को लोकेट किया जाए जिसका इस वीडियो से, इस पार्ट से, जिस पार्ट को भी आप देख रहे हो उस पार्ट से कुछ ताल्लुक है, कुछ रेलेवेंस है। सो द लेवल 3 एंड शुरुआत करते हैं 76वें क्वेश्चन के साथ। ये एक असर्शन रीजन है। तो असर्शन को दावा भी कहा जाता है, कथन भी कहा जाता है, कहीं कहीं जोड़ भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज हो कि दावा और कथन क्या है। तो असर्शन में क्या है, हड़प्पन अडॉप्टेड द रूरल वे ऑफ लाइफ इन लेट हड़प्पन फेज, की
लेट हड़प्पन फेज में यानी कि अंत के फेज में हड़प्पा के लोग क्या करते हैं, ग्रामीण जीवन शैली को अपनाते हैं। ये असर्शन है। रीजन क्या है, देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू सेटलमेंट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी। गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी की नई बस्तियों में जनसंख्या का विस्तार हुआ। यहाँ पे आपको क्या करना, सबसे पहले जो स्टेप हमने बताया कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को, चाहे असर्शन की स्टेटमेंट हो या रीजन की स्टेटमेंट हो, इन दोनों को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, बिना किसी सोच के कि भाई असर्शन किसी भी तौर से कनेक्टेड होगा ही नहीं होगा। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको ही पहले ये पता लगाना पड़ेगा इन दोनों में से दोनों गलत है या दोनों में से कौन एक गलत है या दोनों सही है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द ऑथेंटिसिटी, सत्यता की जांच करनी पड़ेगी आपको। सो आपने जब सत्यता की जांच कर ली तब आपको पता करना है कि भाई ये जो ऑप्शन है, रीजन है, वो डिपेंडेंट है या नहीं है, मतलब वो एक कारण हो सकता है नहीं है, असर्शन का कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो दिस इज द अप्रोच। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप अभी बताया जाएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द असर्शन एंड दिस इज द रीजन कि हड़प्पा के लोग अंत में क्या करते हैं, ग्रामीण सभ्यता को अपनाते हैं, ग्रामीण जीवन शैली को अपनाते हैं। एंड कारण क्या है, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के नई बस्तियों में जनसंख्या का विस्तार हुआ। पहला ऑप्शन की बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सेकंड ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ठीक है, होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो पॉज करें, कोई जल्दी नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई जल्दी नहीं। चैट बॉक्स भी खुला ही हुआ है, कोई जल्दी नहीं, आप अपने हिसाब से भी जवाब दे दें। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द स्टेप वन इज रीड द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली। इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें पता करना है कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अंत में आके हड़प्पा के लोगों ने ग्रामीण जीवन शैली को अपना लिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि लेट हड़प्पन फेज में 1900 BC के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा के लोग जितनी भी अर्बन चीजें थी, चाहे वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाना था, बड़े बड़े देशों तक ट्रेड करना था, सेल्स को बनाना था, बड़े बड़े क्राफ्ट मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करना था, ये सारी चीजें बंद हो जाती है। तो दे स्टार्टेड लिविंग लाइक रूरल्स, ग्रामीण लोगों की तरह वो रहना शुरू कर देते। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ये जो ऑप्शन डी है दैट मीन्स कि आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, वो डिस्कार्ड हो गया। इसमें तो ए को गलत बताया गया। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पढ़ना एंड ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना। देन देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू सेटलमेंट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी। गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी के नई बस्तियों में, पश्चिमी यूपी जिसका जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड और हरियाणा से लगता है, इसकी नई बस्तियों में जनसंख्या का विस्तार हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जैसा ऐसा डिक्लाइन होगा वैसे वैसे ये जो हड़प्पन सभ्यता, मेच्योर हड़प्पन फेज में कोड एरिया क्या था, पाकिस्तान का चोलिस्तान का इलाका, पंजाब का इलाका, गुजरात और राजस्थान। तो जैसे जैसे डिक्लाइनेशन होगा वैसे वैसे ना लोग ईस्टर्न एरिया की तरफ जाते जाएंगे, माइग्रेट करते जाएंगे, गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ। तो धीरे धीरे वो हरियाणा से उठ के वेस्टर्न यूपी आएंगे, फिर आगे बढ़ के कहा जाता है कि यही लोग फिर आर्यंस के साथ भी डाइल्यूट हो जाते हैं एंड फिर गैंगेटिक प्लेन्स में सभ्यता की शुरुआत हुई, आगे चल के महाजनपद क्रिएट होते हैं। तो ये लोग वेस्टर्न यूपी में, गुजरात व राजस्थान में कंसंट्रेटेड होने लगे थे। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं लेट हड़प्पन फेज की, यहाँ पे आपको देख के पता लगेगा कि गुजरात और राजस्थान एंड खासतौर पे जो वेस्टर्न यूपी का पोर्शन था दैट वाज हाईली कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग द लेट हड़प्पन फेज। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, दैट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन सी है उसको भी डिस्कार्ड कर देना। तो या तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन सही होगा, या दूसरा वाला बी सही होगा। अब हमें ये देखना है, स्टेप 1 में हमने ये सत्यता की जांच कर ली, तो दो जो ऑप्शन है वो ऐसे डिस्कार्ड होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि रीजन जो है, यानी कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है, अगर वो इस दुनिया में नहीं होता तो क्या असर्शन वाला स्टेटमेंट नहीं आता। तो रीजन वाला स्टेटमेंट क्या है कि जो हड़प्पन पॉपुलेशन है वो अब गुजरात राजस्थान में कंसंट्रेटेड रहने लगी है, मतलब वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए वो लोग। इसका हड़प्पन के रूरल वे ऑफ लिविंग जीने का कोई कनेक्शन तो लगता नहीं है कि आप अगर गुजरात में माइग्रेट होकर रहने लग जाते हो, या राजस्थान में माइग्रेट होकर रहने लग जाते हो, या वेस्टर्न यूपी में कंसंट्रेटेड होकर रहने लग जाते हो, दैट डज नॉट मीन कि आप रूरल वे ऑफ लिविंग शुरू कर दें, आप ग्रामीण जीवन शैली को अपना लें। सो हड़प्पन adopted the rural way of living because there was an expansion of population into the settlements of Gujarat, Rajasthan and Western UP. This does not seem logical. ये लॉजिकल तो नहीं लगता, कतई ये तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि अगर रीजन वाला स्टेटमेंट नहीं होता तो भी असर्शन वाला स्टेटमेंट आता ही आता। अगर ये लोग कहीं और भी माइग्रेट करते, जम्मू में भी माइग्रेट करते, या पेशावर की तरफ भी माइग्रेट करते, या साउथ इंडिया की तरफ भी माइग्रेट करते, फिर भी ये ग्रामीण जीवन शैली अपना सकते थे। इसका कोई गुजरात में या किसी खास रीजन में माइग्रेट करने से तो कनेक्शन है नहीं। So this is the incorrect option कि R is not the
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर हमें यहाँ पे सही तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, की आर सही तरीके से व्याख्या नहीं करता ए की, क्योंकि अगर गुजरात और राजस्थान या वेस्टर्न यूपी के अलावा वो लोग मेघालय माइग्रेट करते या बंगाल माइग्रेट करते या तमिलनाडु माइग्रेट करते, फिर भी वो लोग ग्रामीण जीवन शैली अपना सकते थे। ग्रामीण जीवन शैली अपनाने का कोई और रीज़न रहा होगा, ये तो नहीं रीज़न हो सकता कि गुजरात और राजस्थान में वो लोग कंसंट्रेटेड होकर रहने लगे, क्योंकि पहले भी तो वो लोग गुजरात में रहते थे। पहले भी हमारे बहुत सारे साइट्स हैं, लाइक नागेश्वर है, ये हमारा सोमनाथ है, लौथल है, धोलावीरा है। राजस्थान में भी बहुत सारे साइट्स थे। तो अगर ऐसा होता तो पहले भी वो लोग ग्रामीण जीवन शैली अपनाते, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि अभिकथन और दावे का जो सही एक्सप्लेनेशन है वो कारण नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 77वें क्वेश्चन को देखते हैं। द 77th क्वेश्चन की द हड़प्पन सील्स कंसिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट एंड मोटिव कैजुअली एंड एनिमल, कि हड़प्पन मूलों में, हड़प्पन जो मोहरें बनाई जाती थी उनमें लिपि लिखी जाती थी, एंड मोटिव आकृति बनाई जाती थी, आमतौर पे आकृति जानवरों की बनाई जाती थी। तो रीजन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एनिमल मोटिव वेयर प्रोबेबली कार्ड फॉर द इलिटरेट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सील, ये जो मोहर के अर्थ को समझने के लिए शायद ये लोग, जो अनपढ़ है वो स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं समझ सकते, तो मोहर के अर्थ को समझने के वो लोग पशु की आकृति को उकार देते थे कि भाई जो पढ़ सकते वो स्क्रिप्ट को देख के सील का मतलब समझ जाए, जो पढ़ नहीं सकते वो उस मोटिव को देख के सील का मतलब समझ जाए। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ए एंड आर दोनों ट्रू है, आर सही एक्सप्लेन कर रहा है को, ये सही है, या ए एंड आर दोनों ट्रू है लेकिन आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये सही है, या ए एंड आर दोनों ही गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपको सही तरीके से एनालाइज करना है चीज़ों को। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। फिर आगे हमें ये देखना है कि रीज़न है वो जो असर्शन का स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं करता। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट किया होगा। नाउ कमिंग टू द आंसर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हड़प्पन सील में स्क्रिप्ट होते थे एंड एनिमल मोटिव्स होते थे। बहुत सही है, क्योंकि दो चीज़ तो हमने देखी थी, मोटिव पे बनाए जाते थे, आमतौर पे जानवरों के, बुल्स के बनाए जाते थे, एलिफेंट्स के बनाए जाते थे, यूनिकॉर्न के बनाए जाते थे, कहीं कहीं पे बूट्स और टाइगर्स के भी बनाए गए हैं, डायनासोर्स के भी हमें देखने को मिले हैं। द हड़प्पन सील्स कॉन्सिस्ट ऑफ एनिमल एंड द स्क्रिप्ट भी उसके ऊपर होता था, लिखा कैसे जाता था, राइट टू लेफ्ट। एंड द रीजन इज कि एनिमल मोटिव वेयर प्रोबेबली कार्ड फॉर द इलिटरेट, मतलब अनपढ़ लोगों के लिए जो एनिमल मोटिव है वो लगाया जाता होगा ताकि वो लोग सील का मतलब समझ जाए। तो दोनों ही सही है, अनपढ़ लोगों के लिए ही वो लगाया जाता था प्रोबेबली। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन सी ऑप्शन डी है वो हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब या तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है या ऑप्शन ए हो सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर रीजन वाला स्टेटमेंट नहीं आता तो असर्शन वाला स्टेटमेंट नहीं होता। रीजन वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एनिमल मोटिव का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अनपढ़ लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते थे एंड उनको अगर सील का मतलब समझना है कि भाई ये सील किस चीज़ को दर्शाता है तो वो कैसे समझेंगे। तो दैट इज वाई द एनिमल्स वेर कार्व्ड आउट। एंड यही चीज़ हड़प्पन सील्स के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने देखी है कि हड़प्पन सील में एनिमल को कार्व आउट किया गया है। क्यों किया गया है? बिकॉज द इलिटरेट कुड नॉट डिसाइफर द स्क्रिप्ट, वो डिसाइफर नहीं कर सकते थे, वो पढ़ नहीं सकते थे स्क्रिप्ट को, इसीलिए उनके लिए एनिमल को कार्व आउट किया गया। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बिकॉज लगाएं, सिंपली बिकॉज लगा के ही बहुत सारी जो असर्शन रीजन की क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाते हैं। कहीं कहीं आपको सो दैट लगाना पड़ेगा, ताकि वाला, कहीं कहीं देयरफॉर लगाना पड़ेगा, इसलिए कहीं कहीं ड्यू टू भी लगाना पड़ता है। सो द हड़प्पन सील्स कॉन्सिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट एंड मोटिव कैजुअली एंड एनिमल। एंड असर्शन रीजन पे बहुत दिनों से जो वीडियो पे पेंडिंग है, वीडियो बन चुकी है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बहुत ख्वाहिश है कि वो जो वीडियो आपके सामने आए तो जो भी असर्शन रीजन से रिलेटेड दिक्कतें होती है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आई प्रॉमिस यू कि वो वीडियो कल पक्का आ जाएगी। कल ये वीडियो जो असर्शन रीजन की है वो इस प्लेटफॉर्म पे, इस पटल पे आपके सामने अपलोडेड रहेगी। उसमें हर एक एग्जाम्पल को हमने वहाँ पर सॉल्व किया, चाहे वो सैम्पल पेपर से हो, चाहे वो किसी भी अन्य सैम्पल पेपर से आपके बुक से हो। अलग अलग टेक्निक के क्वेश्चन को सॉल्व किया कि बिकॉज लगा के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देयरफॉर लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, सो दैट लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, ड्यू टू लगा के कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो पक्का कल आ जाएगी। द हड़प्पन सील्स कॉन्सिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट एंड मोटिव कैजुअली इन एनिमल बिकॉज एनिमल मोटिव्स वेर प्रोबेबली कार्ड फॉर द लिटरेट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल। एनिमल मोटिव को इसलिए शायद लगाया जाता होगा क्योंकि जो अनपढ़ थे वो स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सकते, तो वो एनिमल मोटिव को देख के सील का मतलब समझ जाए। ये हमें करेक्टली एक्सप्लेन करके दे रहा है असर्शन को। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही कि क्यों हड़प्पन सील में एनिमल मोटिव को दर्शाया जाता था। तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे क्या करना है, अगर एनिमल मोटिव का जिक्र नहीं होता तो क्या करते? एनिमल मोटिव का जिक्र इसमें नहीं होता। अगर सिर्फ ये दिया होता कि हड़प्पन सील्स कॉन्सिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट, तो हमारे यहाँ जो रीजन में स्टेटमेंट है वो स्क्रिप्ट को तो जस्टिफाई कर नहीं रहा, वो तो केवल एनिमल मोटिव को करता, तो हमारा क्या हो जाता सही ऑप्शन, ऑप्शन बी।
कि हड़प्पन सील में स्क्रिप्ट भी होते हैं एंड एनिमल मोटिव अगर लगाए गए हैं तो वो अनपढ़ लोगों के लिए लगाए जाते थे। एंड लेकिन जो रीज़न है तब सर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे जब एनिमल मोटिव का भी जिक्र कर दिया गया सर्शन में, then the reason is now justifying, now explaining the assertion statement. So that will be the correct answer. Option A will be the correct answer. अब 78वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक सोर्स है, ये सोर्स बहुत लंबा था इसीलिए हमने इसको टाइप नहीं किया। होप कि आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रही होंगी। हम क्या करते हैं आपके सामने ना इसको डिसाइड कर देते हैं। आई विल नाउ डिसाइड द सोर्स फॉर यू। ऐसा एक सोर्स है आपके सामने, इंट ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड सोर्स है। आरडीएम व्हीलर इस सोर्स को लिखता है जब ये 1946-47 के आसपास एएसआई के डीजी बनेंगे एंड बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है एएसआई को सुधारने में, एएसआई के पैटर्न को चेंज करने में। तो ये लिखते हैं कि ये दुर्ग कहाँ थे, वेयर और वेयर दिस टाइटल्स, ये दुर्ग कहाँ है और कहाँ थे। पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। इट हैज़ इन द पास्ट वी सपोज दैट दे वर मिथिकल एंड हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खनन ने मानव परिदृश्य को बदल दिया है। जो हाल में उत्खनन हुए हैं उन्होंने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। यहाँ मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं। द रिसेंट एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा may without to have changed the picture and here we have highly evolved civilization, बहुत evolved civilization है जिसकी किलाबंदी की गई थी। यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की गई है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की गई कि वहाँ पे किलाबंदी की गई है। एंड ये सुदृढ़, जैसे रिटायरल में हमने देखा, लोअर टाउन में देखा, मोहनजोदड़ो के लोथल में भी देखा था कि किलाबंदी तो की ही जाती थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? इतनी बड़ी सभ्यता जो किलाबंदी तक करना जाती थी वो कैसे नष्ट हुई? वॉट डिस्ट्रॉयड दिस फर्मली सेटल्ड सिविलाइजेशन? क्या क्लाइमेटिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिटोरिएशन में हैव वीकेंड इट? ये जो राजनीतिक, आर्थिक और क्लाइमेटिक चेंज है, जलवायु संबंधी बदलाव है, इन्होंने इसको कमज़ोर ज़रूर करा होगा लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया होगा। ख़त्म करने के लिए कोई एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये किसी इन्वेजन या बैटल को डिनोट कर रहा है। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, या जैसे हमने पॉलिटिकल लीडरशिप के फेलियर को देखा, जलवायु संबंधी प्रॉब्लम्स को देखा, तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें सिविलाइजेशन को वीकेंड कर सकती है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। पूरी तरीके से सिविलाइजेशन नष्ट तब हुआ होगा जब एक बहुत बड़ा विनाश यहाँ पे हुआ होगा, बहुत भारी पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। एंड यह मात्र सहयोग नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुष, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। उनको कुछ ऐसे स्कल्स मिले, फ्रैगमेंटेड स्कल्स, जिनको ये लोग मानते हैं कि यहाँ पे नरसंहार हुआ था। एंड पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र को अभियुक्त माना जाता है। दे आर बेसिकली एविडेंस आर सजेस्टिंग कि इंदिरा इज एक्यूज्ड हियर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको दो क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे देना। सबसे पहले कि ये जो आरडीएम व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर हमारे सामने इस सोर्स को रखते हैं, इसमें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई है कि किस चीज़ ने इसको खत्म किया। पॉलिटिकल चेंज, क्लाइमेटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज की पैसा नहीं था, फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें सिविलाइजेशन को कमज़ोर कर सकती है बट खत्म नहीं कर सकती। खत्म करने के कुछ और कारण, कौन सा कारण था, किसको यहाँ पे दोषी ठहराया गया? हु इज एक्यूज्ड हियर फॉर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल वीकनेस, इकोनॉमिक रिसेशन या द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंदिरा? बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी अभी इसका जवाब हमें बताया आपको, तो ये क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पे बहुत आसान है, क्लाइमेटिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस को उन्होंने क्या माना, ये चीज़ें शायद वीकेंड कर सकती हैं, कमज़ोर बना सकती है, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया। ये स्टेटमेंट गलत है। तो ही इज़ बेसिकली, मॉर्टिमर व्हीलर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इंद्र ने जो कॉन्क्वेस्ट किया, इंद्र का जिक्र कहाँ से आता है उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है हमारा। इंद्र ने जो कॉन्क्वेस्ट किया वो हमें बताते हैं कि शायद उससे हड़प्पा सिविलाइजेशन के दुर्गों का नाश हुआ होगा, इतने बड़े बड़े से टाइटल्स एंड किलों का नाश हुआ होगा। सो यहाँ पे इंद्र को एक्यूज माना जा रहा। जो मॉर्टिमर व्हीलर है, जब उनके पास रिसेंट एविडेंसेस मिले, एंशिएंट टेक्स्ट मिले, एंड वो कौन से एंशिएंट टेक्स्ट है जहाँ पे इंद्र का जिक्र है, तो कौन से सोर्स यहाँ पे मॉर्टिमर व्हीलर यूज कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेफरेंस ऑफ दिस सोर्स? ये जो सोर्स है इसको रेफर कहाँ से किया गया, कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हुई है? तो क्या ये वेदों से लिया गया है, क्या ये उपनिषदों से लिया गया है, क्या ये बौद्ध ग्रंथों से लिया गया है, क्या इनमें से किसी भी चीज़ से नहीं लिया गया? ये बहुत आसान सवाल है, आप एलिमिनेट करके भी चीज़ों को बता सकते हैं। अगर आपने उस सोर्स को पढ़ा तब तो बहुत आसान होगा। इसीलिए सोर्स को आई एम अगेन रिपीटिंग कि कभी भी आप छोड़ा ना करें। इसमें और भी बहुत सारे सोर्स हैं, इसी सोर्स से हमने क्वेश्चन डाला था जॉर्ज डेल्स का, जो कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई इन्वेजन या आर्यन इन्वेजन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। ये कोई और ही कारण था, क्योंकि यहाँ पे बैटल्स और आर्मरी वगैरह वेपन्स के अवशेष नहीं मिलते। 79वें क्वेश्चन को होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। आंसर क्या है कि भाई इस चीज़ को बौद्ध ग्रंथों से तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बौद्ध ग्रंथ में क्या ही चीज़ें लिखी गई होंगी। फिर एंड बहुत चीज़ें तो लिखी गई है, वो तो बहुत बाद लिखी गई, हड़प्पा सिविलाइजेशन के खत्म होने के 2000 साल बाद। उसके बाद उपनिषदों से इसे लिया गया। उपनिषदों से लिया जा सकता है, लेकिन उपनिषदों से भी ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा वेदों से, क्योंकि जो इंद्र है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटी थी वैदिक एरा के, ऋग्वेदिक एज के। एंड ऋग्वेद को जब इन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इंद्र को ना डिस्ट्रॉयर माना गया है,
प्रोबेबली इन्होंने, एंड उनको क्या पता कि ये एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उन्होंने सोचा कि ये सही में एक राजा होंगे एंड इन्होंने इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से टाइटल एंड चीज़ों को नाश कर दिया होंगे। तो इंद्र इज बेसिकली एक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। जब मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद को पढ़ा तो उनको ऐसा लगा कि इंद्र शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉन्कर करते हैं एंड फिर ऐसे ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रेफरेंस जो है वो वेदों से लिया गया है। उपनिषदों में भी इंद्र का जिक्र है, लेकिन वेद विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वेद विल बी द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जब आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज है देन यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, कि जो सबसे ज्यादा निश्चित है, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, आपको उसको चुनना है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप कि आपने सोर्स को पढ़ा, जिस भी सोर्स के बारे में आप देखते हैं उसको गौर करके एनालाइज करें। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का जिक्र किया गया था, ऋग्वेद का जिक्र किया गया था, इस बात पे भी जोर डाला गया कि क्लाइमेटिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज एंड इकोनॉमिकल चेंज कमजोर कर सकती है लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकती। कोई और कारण ना होगा, किसी आक्रमण की तरफ लोग इशारा करता है। किसके आक्रमण की तरफ? तो मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे थे कि इंद्र जो ऋग्वेद में एक कैरेक्टर मेंशन किया गया वो शायद, क्योंकि इंद्र को ना ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि ये सिटाडल को नष्ट करते हैं एंड सिटाडल को हिंदी में कहा जाता है संस्कृत में पुर। तो पुर से संबंधित कोई उनका नाम था इंद्र का, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटाडल। तो ऐसा माना मॉर्टिमर व्हीलर ने, ये शायद सिटाडल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तो इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी जितने भी सिटाडल्स एंड किले वगैरह थे, किले मतलब वो जो अपर सिटी लोअर सिटी हुआ करते थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया हो। तो इस हिसाब से वो लोग इंटरप्रेट किया करते थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आते, दैट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे एक जगह लोकेट की गई है ए मार्क से, आपको बताने की ये जगह कौन सी है। विच हड़प्पन साइट हैज बीन मार्क्ड हियर बाय द पॉइंट ए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता लगाने कि ये जगह किस स्टेट में है, देन आपको ऑप्शंस को फिल्टर करना है। क्या ये जगह बनावली है, कालीबंगन या राखीगढ़ी है या रोपड़ है। तो अगेन आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही सोच विचार के कमेंट बॉक्स में हमें अटेम्प्ट करके बताना है। सबसे पहले देखते हैं इस मैप को। इस मैप में जब आप इस प्लेस को लोकेट करेंगे तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। ये हमारा राजस्थान का इलाका हो गया, ये गुजरात हो गया, ये एमपी हो गया, ये यूपी हो गया, ये जो इलाका है ये हरियाणा का है एंड हरियाणा से ठीक ऊपर पंजाब का इलाका है। दैट मीन्स कि जो मार्क किया हुआ प्लेस है वो पंजाब का है। एंड पंजाब में हमारे कुछ इंडियन पंजाब में, वैसे तो पाकिस्तान के पंजाब में बहुत सारे इंडस वाली साइड से, हड़प्पा भी वहीं पे है, चनौद्रो भी वहीं पे है, चनौद्रो और सिंध में, सॉरी गनवेरी वाला वहाँ पे पंजाब में है। तो ये जो ए मार्क है वो इंडियन पंजाब में एक जगह है। एंड इंडियन पंजाब में कौन सी जगह पड़ती है? कालीबंगन तो राजस्थान में पड़ता, बनावली और राखीगढ़ी हमारे हरियाणा में पड़ता। तो अगर आपको ये नहीं भी पता कि कौन सी जगह है ये भी आप बता सकते हैं कि लास्ट में ऑप्शन कौन सा बचा हमारे सामने। ऑप्शन बचा रोपड़। रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं, पंजाब में एक जगह है। तो रोपड़ विल बी द करेक्ट आंसर एंड रोपड़ ही है ये, पंजाब में रोपड़ लोकेटेड है एकदम उसके हिमाचल के बॉर्डर पे। तो रोपड़ इज वेरी क्लोज टू हिमाचल एंड हरियाणा। तो यहाँ पे ना तो बनावली हो सकता है, कालीबंगन भी नहीं, क्योंकि कालीबंगन राजस्थान में, बनावली राखीगढ़ी हरियाणा में। मैप सॉल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके पास ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले उस जगह के स्टेट को लोकेट करें कि किस स्टेट में ये हो सकता है। ऐसे ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता होता कि ये जो स्टेट है, ये जो जगह है वो पंजाब में है, तो कैसे हम बनावली, कालीबंगन और राखीगढ़ी को एलिमिनेट कर सकते थे। जब हमने ये पता किया एंड इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट कितने दूर तक फैला हुआ है। एक नज़र तो आपको मैप पे डालनी पड़ेगी। बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी को हम इसलिए एलिमिनेट कर पाया बिकॉज वी न्यू कि कालीबंगन राजस्थान में पड़ता, तो कालीबंगन इस इलाके से बिलोंग करेगा। बनावली एंड ये जो राखीगढ़ी है वो इस इलाके से बिलोंग करेगा, तो लास्ट में रोपड़ ही बचता एंड द ओनली ऑप्शन वी हैव लेफ्ट विद इज रोपड़। तो रोपड़ ही आंसर होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 3। होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा एंड आपने इस चौथे पार्ट को भी एंजॉय करा होगा। आगे चल के और भी बहुत सारी MCQs आने वाली हैं, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग क्लासेस की। वी आर बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रोवाइड यू द बेस्टेस्ट कंटेंट अवेलेबल, ताकि जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हमसे हो सके वो हम कर दें एंड आपके मार्क्स में कुछ भी इजाफा अगर हमारी वजह से हो पाए तो हमारे लिए वो खुश नसीबी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड यू फाइंड द कंटेंट लाइकेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरा मतलब का आगे MCQs अटेम्प्ट करते हो बिना सब्सक्राइब किए, तो ये बहुत नाइंसाफी आप लोग करते हैं, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन टू, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट MCQ सेशन, जो कि अगले दिन शाम को 7 बजे।